हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें आज का टॉपिक पढ़ेंगे भारत संविधान के संशोधन के बारे में और अभी तक किए गए कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। जैसे सबसे पहले तो 3 प्रकार के जो संशोधन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे और हाल ही में जो अभी तक प्रमुख संविधान संशोधन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 104वां संविधान संशोधन, 105वां, 103वां, जो जीएसटी के संदर्भ में कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, और 338 बी आर्टिकल, इन सब के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यह हमारा इसका पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला का अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम क्लास रहेगी। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन में पहले नंबर क्या आता है। 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया होती है। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन आते हैं, विशेष बहुमत के आधार पर किए जाने वाले संशोधन आते हैं और संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले विधेयक आते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पढ़ते हैं पहला नंबर साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन में संविधान के जिन उपबंधों का विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है उसमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया अपनाई गई है। ऐसे उपबंधों के संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त होती है। ऐसे उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता या नहीं किया जाता। इसे अनुच्छेद 202, 3 और 4 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाएं, तथ्य या नाम आदि में परिवर्तन के अंतर्गत किया जाता है। और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन और भत्तों में संशोधित करना होता है। विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन में विशेष बहुमत के आधार पर उन संबंधों में किया जाता है कि भारत के संघीय ढांचे से है, जो उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले से सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल होते हैं। विशेष बहुमत का तात्पर्य ऐसे संशोधन विधेयक से होता है जो संसद की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए, और सदन की कुल संख्या का अर्थ सदन की औपचारिक समझ संख्या से है, न कि तात्कालिक संख्या से। फिर आता है प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यह उससे संबंधित है। फिर आता है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले विधेयकों के संदर्भ में ये वे प्रावधान है जिनका संबंध हमारे संविधान के संघात्मक ढांचे से अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है। उससे जुड़े कुछ प्रावधान हैं जो संविधान संशोधन के हैं, जो निम्न प्रकार से है। पहला है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे विधेयकों के पारित होने की शर्त होती है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाए। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े उपबंध, और दूसरा संघ एवं राज्यों की मध्य विधायी शक्ति के वितरण से जुड़े उपबंध आते हैं, जो अनुच्छेद 245 से 255 की ओर आते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े उपबंध अनुच्छेद 354 से 55 के अंतर्गत आते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में। संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता और संघात्मक ढांचे से संबंधित संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन लिया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में संशोधन करके अनुमति देगा। शब्द दिए गए हैं जिनके माध्यम से ऐसे विधेयकों को वीटो करने की शक्ति भी राष्ट्रपति से छीन गई है। अब संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएं। इसके अंतर्गत शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। और दूसरा आया था मामला 1965 में, जिसे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के अंतर्गत कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके, न्यून कर सके।
और गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव शून्य करने के लिए सरकार ने 24वें संविधान संशोधन 1971 को पारित कर दिया। फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग को। इसके अंतर्गत किंतु संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती और केशवानंद भारती मामले के निर्णय के प्रभाव को शून्य करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसके अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होता है। और 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 को अवैध घोषित कर दिया, और क्योंकि ये दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देकर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का विनाश करते थे, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। बामन राव बनाम भारत संघ मामले 1981 के तहत उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 24 अप्रैल 1973 की तिथि के बाद यदि कोई भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो वह न्यायिक समीक्षा इसके अंतर्गत की जाएगी। तो यह इससे संबंधित कायका संशोधन की सीमाएं लागू की गई, जिसमें पहला आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1951 के तहत कुछ प्रावधान किए गए। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत और 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों के संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी संविधान के किसी अन्य भाग का, और किंतु संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह केशवानंद भारती के केस में कहा गया, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत पारित किया गया कि केशवानंद भारती के निर्णयों के प्रभाव शून्य से के लिए लागू किया जाए। इसमें अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं हो गया। और 1980 में मिनर्वा मिल्स संघ आया, उनके मामले आए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। और फिर उसके बाद आते हैं बामन राव बनाम भारत संघ 1981 के मामले में, जिसे 24 अप्रैल 1973 की तिथि के बाद से यदि भी कोई अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो वह न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसमें स्पष्ट किया गया। आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय ने उन्हीं संशोधनों को खारिज कर सकता है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित किए गए, जिसमें मामला पहला था केशवानंद भारती में। इसमें निर्धारित आधारभूत ढांचा क्या दिया गया कि संविधान की सर्वोच्चता का आधार दिया गया, संविधान की संघात्मक प्रकृति के बारे में दिया गया और शक्तियों के पृथक्करण और देश की संप्रभुता के बारे में। तो केशवानंद भारती के मामले में कौन कौन से आधारभूत ढांचा रहे? पहला कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की संघात्मक प्रकृति, शक्तियों का पृथक्करण और देश की संप्रभुता। फिर आता है इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण 1975 के मामले में। इसमें निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, विधि का शासन और न्यायिक पुनरावलोकन। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में मूलाधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, न्यायिक पुनरावलोकन। SP गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति में 1982 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में। SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में धर्मनिरपेक्षता का आधारभूत ढांचा रहा। फिर L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1993 में न्यायिक पुनरावलोकन और अरुणा शानबाग निर्णय 2011 में गरिमा के साथ मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में। और पुट्टू स्वामी की निर्णय 2017 को निजता के अधिकार एक मूल अधिकार के संदर्भ में यह निर्धारित आधारभूत ढांचा रहे हैं और ये अभी तक के मामले रहे। अभी तक किए गए कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के मामले में पहला तो आता है पहला संविधान संशोधन 1951 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 71 का और 71 खा जोड़े गए, जिसमें भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने के उद्देश्य से 15(4) को जोड़ा गया और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 नए निर्बंधन, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध लागू किए गए। फिर आता है दूसरा संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत का, खा, गा, घा श्रेणियों के रूप में चले आ रहे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें 2 या अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की बात की गई।
फिर आता है 16वां संविधान संशोधन 1963, जिसमें के अंतर्गत भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार तथा संगठन या संघ बनाने का अधिकार पर भारत की एकता और अखंडता के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन के संदर्भ में आया। 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 368 के तहत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 302 के में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधित विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें एक नया अनुच्छेद 31 गा जोड़ा गया। और यदि अनुच्छेद 39 खा और 39 गा में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने के लिए कोई कानून बनाता है तो ऐसे कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। अब आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन मुख्यतः सरदार स्वर्ण सेस आयोग की सिफारिश का मूर्त रूप है, जिसके माध्यम से उद्देशिका में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक अखंडता को जोड़े गए। और इसमें संविधान में एक नए अनुच्छेद 51 का को अंतः स्थापित कर भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और अनुच्छेद 74 को संशोधित कर यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यह है 42वें संविधान संशोधन। अब आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार के रूप में वर्णित संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज 4 में एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक नया अनुच्छेद 300 को अंतः स्थापित किया गया और उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में संशोधित करके ऐसे प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात के घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के निलंबन के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि ऐसा तभी किया जा सकेगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये इंपोर्टेंट प्रावधान
शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 2019 में लाया गया। यह संविधान संशोधन अधिनियम 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से प्रमुख दो प्रावधान, पहला अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समावधि में 25 जनवरी 2030 तक विस्तार, और दूसरा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी, जिसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और हालांकि यह प्रावधान इसके लागू होने के बाद गठित होने वाली लोकसभा या विधानसभाओं पर भी लागू होता है। अब आता है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2021 में किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 338B में एक परंतुक जोड़ा गया, और जो कहता है कि इस खंड का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 342A के खंड 3 के प्रयोजनों के साथ लागू नहीं होगा, जिसमें अनुच्छेद 338B को संविधान के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, और इसके द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था। यह केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता है, और संशोधन द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए अनिवार्यता से छूट दी गई है। यहाँ पर जितने इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए उनके बारे में पढ़ा, जो हाल ही में संविधान संशोधन किए गए उनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हमारा संविधान संशोधन से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है, और ये रिवीजन पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला का भी अंतिम क्लास है। और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।